हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स क्लास 8 to 12 में। आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं बहुपद, जिसका पॉलिनोमियल बहुपद चैप्टर हम तुमने क्लास 9th में 8th में 7th में और उसके पहले भी आपने बहुपद के बारे में सुना होगा और पढ़ा होगा। बट अब क्लास चैप्टर में इसके बारे में एक इंडिविजुअल चैप्टर आप केवल इसमें पढ़ोगे बहुपद। तो बहुपद कुछ नहीं है, बहुपद एक सिंपल चैप्टर है और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो फ्रेंड, हमने पहले 3 चैप्टर आपके क्लास 10th के कवर करवा दिए, तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख के क्लास 10th की 3 चैप्टर इतने अच्छे से कवर कर लो कि उनका कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। हम इस चैनल में सारा मैथमेटिक्स का 8 से 12 तक का सारी मैथमेटिक्स आपको क्लियर कराएंगे। जो भी आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th के आप पढ़ो तो पूरी इसमें मिलेगी वीडियो। 11th में 12th में अदर सभी स्टूडेंट जिनको भी जिस वीडियो की इंक्वायरी, जिस वीडियो की ज़रूरत है, वो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कोई भी डाउट पूछने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुपद। तो बहुपद में हम देखेंगे पहले घात के बारे में। घात क्या होती, आपको पता है कि आपने घात के बारे में पहले भी पता है कि x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये क्या है, सभी घात हैं। तो चर के लिए बहुपद f(x) में x के उच्चतम या अधिकतम बहुपद की घात कहलाती है। मतलब चर के लिए f(x) और x के उच्चतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। व्यापक समीकरण आपने देखा होगा f(x) = ax + b और रैखिक समीकरण होता है f(x) = ax² + bx + c। तो इन द्विघात समीकरणों के बारे में जो हमने देखा बहुपद में, त्रिघात और बहुघात, मतलब जितने भी आपको घात है, तो हम अधिकतम इस मतलब बहुपद में हम केवल द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लेके चलते हैं आपको आगे। रैखिक समीकरण आपको पता है f(x) = ax² + bx + c। तो हम आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं तो आगे हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध। तो इसके पहले हम द्विघात समीकरण के शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध देखें। उसके पहले द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना आपने पहले भी सीखा है, बट अभी क्लास 10th में आपको अलग ताने से गुणनखंड करने हैं और उसकी ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे आप सीख सकते हो, इसकी 2 टाइप से आप सीख सकते हो। फर्स्ट कि आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपने पहले सुना ही होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अगर नहीं सुना तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है कि b + (√b² - 4ac) / 2 है। ये अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्या, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, सूत्र। इससे आप किसी भी द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण के क्या निकाल सकते हो, गुणनखंड। तो हम देख रहे हैं अलग टाइप से, ये हमारे द्वारा बनाई गई ट्रिक है। तो आप इससे समझने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस जैसे कि हमने देखा कि ax² + bx + c = 0, ये क्या है, हमारी मानक द्विघात समीकरण। क्या, मानक द्विघात समीकरण। ये क्या है, अपनी मानक द्विघात समीकरण है।
तो हम इसी का यूज करते हुए आगे आपको बताएंगे द्विघात समीकरण की ट्रिक। तो ये ट्रिक है कि आप रूल को लिख सकते हो या समझ सकते हो। हमारा फर्स्ट रूल होगा, रूल नंबर फर्स्ट रूल होगा अपना कि जो मानक समीकरण है उसका प्रथम व तीसरा पद को गुणा करते हैं। ऐसी आपको समीकरण दी होगी या एक ही जगह आपको कोई भी नंबर दिया होगा 0 1 2 3 4, कोई भी न्यूट्रल पूर्णांक या प्राकृत संख्याएं दी होगी। प्राकृत संख्याएं की कोई भी नंबर दिया होगा तो आपको कोई भी द्विघात समीकरण हम आगे जाके देखेंगे तो आप वहाँ पे देखोगे, पर पहले हम यहाँ पर देख करें। तो पहले और तीसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या है इसमें, ये तीसरी संख्या क्या है, ये दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ac² ये आएगा आप। तो अगर वहाँ कोई ac की जगह मतलब a और c की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। दूसरा रूल, दूसरी संख्या मतलब bx को दो भागों में विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, विभाजित करते हैं। bx को दो भागों में विभाजित करते हैं, तो हम बोल रहे हैं वो लिखो कि जो दो भागों में विभाजित करते हैं वो दो भाग ऐसे होने चाहिए कि मतलब उनको जोड़ने या घटाने पर वापस bx के इक्वल आ जाए और गुणा करने पर ac² मतलब पहले व तीसरी संख्या के जो गुणा है या मल्टीप्लाई है उसके बराबर आ जाए। तो ये क्या होगा, bx के दो गुणनखंड होंगे, मतलब दो पार्ट में उसको bx को डिवाइड करेंगे, जिसमें जोड़ने व घटाने पर तीसरा रूल अपना रहेगा। जोड़ने दूसरी संख्या के दो विभाजित भागों को जोड़ने व घटाने पर वापस दूसरी संख्या आ जाए, या गुणा करने पर पहली व तीसरी संख्या के गुणा के बराबर आ जाए। तो अपने ये तीन रूल थे, या आपने तीन रूल देखे होंगे, बट अगर ये तीन रूल आपको समझ में नहीं आए हो तो हम एक एग्जाम्पल लेके आपको इन तीन रूलों के बारे में बताएंगे। चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में इन तीन रूल को नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश करते हैं हम आगे। तो आगे अपना एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल है कि अगर मतलब x² - 2x - 8 = 0, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसको आप कुछ भी मान सकते हो। हम इससे उस तीनों रूलों को समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा, x² - 2x - 8 = 0। ये अपना एक एग्जाम्पल है कि x² - 2x = 0। अगर x² - 4x + 4
एक्स माइनस 2x, नहीं यहाँ प्लस कर लो, माइनस यहाँ प्लस इज इक्वल टू 2। मतलब पहला रूल था कि इसको मानक समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो अपनी मानक समीकरण क्या थी, ax² bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये मानक समीकरण के रूप में लिख दी। दूसरे पार्ट को दो भागों में बांटते हैं, जो दोनों मतलब दूसरा रूल था अपना कि पहली और तीसरी संख्या को गुणा करते हैं, तो पहली x², तीसरी -8, तो कितना आ गया -8x², ये आ गया। दूसरा रूल था कि दूसरी संख्या को दो भागों में बांटते हैं, तो दो भागों में -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। अगर आप इनको जोड़ो या घटाओ तो वापस 2x बनेगा नहीं, माइनस का 2x बनेगा। अगर इनको गुणा करो तो क्या बन जाएगा, वापस पहली और तीसरी संख्या का गुणा बन रहा है कि 4 × 2 कितना आएगा 8, x को x से x² माइनस का 8x² बन गया। अगर इसको माइनस करो, माइनस का 4 में से प्लस के 2 गए तो माइनस का 2x बन गया ना वापस ये वाला। अब इनको दो भागों में इनके गुणनखंड कर दें, x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा x, यहाँ से x कॉमन ले जाए तो 4, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे हम, +2 कॉमन लेंगे तो x, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 4 इज इक्वल टू 0। तो x की 4, अगर आपको इसका आंसर पता करना है या आपको पता करना है कि ये सही है या नहीं, तो इससे ये पता कर सकते हो कि जो ये कोष्ठक और ये कोष्ठक की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसमें से हम a को ले लेंगे x-4 को, एक यहाँ से लेंगे x प्लस 2 वैल्यू x के आगे अपने पास s इज इक्वल टू 4, ये इसको 0 के बराबर करेंगे मतलब, तो और x इज इक्वल टू -2, तो x की दो वैल्यू आ गई x4 और x-2। तो गाइस जी ये ट्रिक आपको समझ में आया होगी कि पहली संख्या को तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी संख्या को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनको जोड़ने या घटाने पर वापस दूसरी संख्या आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर दूसरी संख्या आ जाए, और गुणा करने पर वापस पहली और तीसरी संख्या का गुणा आ जाए, तो वो जो पार्ट होंगे उससे x के दो गुणनखंड निकलेंगे, मतलब x की दो वैल्यू निकलेगी अल्फा और बीटा। इसको जाके हम आगे पढ़ेंगे, इसको आगे देखेंगे, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल, जो आगे हमारे संबंध है, मतलब शून्यंक का योग और शून्यंकों का गुणनफल में, वह हम आगे देख रहे हैं। अब चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है गाइज, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो हम देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यंक तथा शून्यंकों का योग तथा शून्यंकों का गुणनफल में संबंध। द्विघात बहुपद में शून्यंकों में संबंध। तो देखो, अगर आपके पास ये द्विघात समीकरण है, मानक समीकरण ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी मानक समीकरण है, द्विघात समीकरण। अगर इससे हम शून्यंकों में संबंध याद करें तो मान लो कि इस समीकरण के दो अल्फा और बीटा क्या है, दो गुणनखंड है, मतलब दो शून्यंक है इसके। तो देखते हैं, हम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ से फर्स्ट निकालने का कैसे तरीका होगा, अगर इसका डिवाइड कर दे सारी इक्वेशन में, तो x² प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो ये क्या हो गया अपना, और ये क्या हो गया, यहाँ से अगर यहाँ से ये हो गया अपना माइनस b अपॉन a, ये तो हो गया अपना शून्य अंकों का योग, और ये हो गया शून्य अंकों का गुणनफल।
तो ये आपको समझ में आएगा। तो अगर इसको डिटेल में देखते हैं आगे चल के अपन, मान लो शून्य अंकों का योग, देखते हैं सीधा देखते हैं शून्य अंकों का योग, शून्य अंकों का योग। मान लो इसके दो शून्य अंक थे अल्फा प्लस बीटा, मतलब योग करोगे तो दो शून्य अंक है इसके तो जुड़ेंगे। तो देखते हैं -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ये अपना फॉर्मूला होगा। ये दो फॉर्मूले आपको इस प्रश्नावली में पता होनी चाहिए और ये मोस्ट है, मान लो इसको समझना आपको ज़रूरी है। तो x² का गुणांक कितना है b, तो माइनस पहले लगाता हूँ -b, x का गुणांक मतलब सॉरी x² का कितना है, x² का गुणांक कितना है a। तो ये क्या हो गया आपका शून्य अंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो आपने देखा शून्य अंकों का योग। अब आगे देखते हैं हम शून्य अंकों का गुणनफल। मान लो इस दो शून्य अंक थे तो इनका गुणनफल अल्फा बीटा होगा। तो अल्फा बीटा होगा तो क्या होगा, अचर पद अपॉन x² का गुणांक, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो अचर पद क्या होगा अपना c, क्योंकि c किसी के साथ, किसी भी बहुपद के साथ या किसी भी चर पद के साथ नहीं, तो अचर पद c अपॉन -x प्लस मतलब अपॉन x² का गुणन क्या है अपना a। तो ये क्या हो गया अपना शून्य अंकों का गुणनफल का फॉर्मूला हो गया c/a, शून्य अंकों का योग का फॉर्मूला होगा -b/a। तो ये हमने दो फॉर्मूले देखे। अगला फॉर्मूला, अगर आपको शून्य अंकों का योग, आगे का टॉपिक अपना, अगर आपको शून्य अंकों का योग और गुणनफल दिया हो, क्या शून्य अंकों का योग व गुणनफल दिया हो, अगर आपको शून्य अंकों का योग और शून्य अंकों का गुणनफल दिया हो और आपसे पूछ रहे हो बहुपद की समीकरण या द्विघात समीकरण, तो आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए हम एक ट्रिक मान सकते हो या एक मेथड है ये। वैसे तो x² माइनस शून्य अंकों का योग प्लस शून्य अंकों का गुणनफल। ये अपना फॉर्मूला हो गया कि अगर x² माइनस शून्य अंकों का योग दिया है और शून्य अंकों का गुणनफल दिया है, तो आप यहाँ से बहुपद समीकरण या द्विघात समीकरण पता कर सकते हो और ये द्विघात समीकरण आपकी होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो।